लोकसभा चुनाव के बीच मुस्लिम आरक्षण को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में ओबीसी कोटे के तहत मुसलमानों को दिए आरक्षण को रद्द कर दिया है। बीजेपी ने इसे अब मुद्दा बना लिया है, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वह इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। उधर उत्तर प्रदेश में भी अब ओबीसी कोटे के अंदर मुस्लिम जातियों को मिलने वाले आरक्षण की समीक्षा पर विचार किया जा रहा है। हालांकि अब यहां सवाल उठ रहा है कि क्या इस पूरे मुद्दे का छठे और सातवें चरण में होने वाले चुनाव से कोई कनेक्शन है? क्या 80-20 वाली वोट बैंक की सियासत फिर से करवट ले रही है? सबसे बड़ी बात यह है कि इन सारी बातों को यूपी का मुसलमान कैसे देख रहा है। ऐसे में आइए इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि मुस्लिम आरक्षण पर हमारा संविधान क्या कहता है। भारतीय संविधान में समानता की बात की गई है, इसलिए देश में मुसलमानों को धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाता। संविधान का आर्टिकल 341 और 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर धार्मिक आधार पर आरक्षण की व्याख्या करता है। देश में जातियों के आधार पर मिलने वाले आरक्षण के तहत अनुसूचित जाति में सिर्फ हिंदू ही शामिल हो सकते हैं, मगर बाद में 1956 में सिख और 1990 में बौद्ध धर्म के लोगों को भी इसमें शामिल कर दिया गया। हालांकि मुसलमान और ईसाई इस कैटेगरी में आरक्षण नहीं ले सकते। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अब जिन मुस्लिम जातियों को ओबीसी कोटे में आरक्षण मिला है, उन्हें ये चीज इसलिए नहीं मिली कि वो मुस्लिम थे, बल्कि उन्हें आरक्षण दिया गया क्योंकि वे सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े थे। राज्य ने इन जातियों की समीक्षा की और आरक्षण दिया। हालांकि अब फिर समीक्षा की बात से वोटर्स के कान खड़े हो गए हैं। और इस तमाम चर्चा पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बीजेपी से रत्नेश मिश्रा और आपको बता दें कांग्रेस से वैभव कुमार जी जो हैं इस चर्चा पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरा पहला सवाल आपसे है रत्नेश जी, जिस तरीके से आज बड़ा जो है मुद्दा उठा है, बड़ा फैसला लिया गया है, कोलकाता हाई कोर्ट ने जो है मुसलमानों को दिया गया जो आरक्षण है उसको रद्द कर दिया, इसको लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया, आपको कैसे लेते हैं इसको? देखिए, आपको और मेरे साथी वैभव त्रिपाठी जी को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। अयोध्या की धरती से मेरा प्रणाम। देखिए, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जो है वो पिछड़े और SC/ST के आरक्षण पर लगातार डाका डाल रहा है। और अभी एक कोई कांग्रेस के नेता हिंदू धोबी और मुस्लिम धोबी की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर हिंदू धोबी को मिल सकता है तो मुस्लिम धोबी को क्यों नहीं मिल सकता। देखिए, इस्लाम में तो जाति व्यवस्था ही नहीं पाई जाती, तो फिर जाति के आधार पर आरक्षण कैसे दे दिया गया? क्योंकि इस्लाम तो जातिगत व्यवस्था को एक्सेप्ट ही नहीं करता, इस्लाम तो जाति में डिवाइड ही नहीं करता है जी। तो फिर तो भैया इस्लाम में जब जिस क्या कहते हैं आइडियोलॉजी का एग्जिस्टेंस ही नहीं है उसको आप जबरदस्ती घुसेर देंगे। या कोई भी इस्लामिक स्कॉलर होता है कि इस्लाम में जातिगत व्यवस्था पाई जाती है, तो ये तो झूठ बोल रहे थे, खुलेआम झूठ बोल रहे थे। धोबी और धोबी का खेल करके ऐसा थोड़ी चलेगा। और देखिए, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जो है जो लगातार संविधान विरुद्ध कृत्य करते जा रहे हैं। अभी कर्नाटका में संविधान के विरुद्ध जाकर कांग्रेस ने ओबीसी के आरक्षण में डाका डाला। इसी प्रकार आपने देखा कि टीएमसी ने किस प्रकार से पश्चिम बंगाल के ओबीसी के आरक्षण में डाका डाला। ये तो धन्यवाद करिए माननीय न्यायालय का, जिन्होंने इनकी इस क्या कहते हैं संविधान को नष्ट करने की जो इनकी मंशा थी उसको माननीय न्यायालय ने विफल कर दिया। हम आरक्षण देने की जब बात करते हैं तो हम सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से आरक्षण देने की बात करते हैं। हमने सवर्णों को आरक्षण दिया, वो सवर्ण जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ रहे थे, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। हमने तो सदैव संविधान का सम्मान किया। और एक इंडिया गठबंधन वाले और राहुल गांधी जी संविधान की किताब दिखाते हुए बोलते रहते संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। अब मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से कि भैया जो एक फैसला दिया ऑनरेबल हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट ने, उससे तो भैया उन्होंने कह दिया कि ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। कर्नाटका में भी यही टिप्पणी की गई कि ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल को लौटने और कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने और कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक करने इसका काम तो लगातार आप कर रहे हैं और आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी।
ये जो झूठ है कांग्रेस पार्टी का और इंडिया गठबंधन का, वो झूठ पर जो काली स्याही लगी हुई थी, उस स्याही को मिटा दिया है माननीय कलकत्ता हाईकोर्ट ने। वैभव जी, देखिए जिस तरीके से मैं अब आपके पास आना चाहूंगी कि जिस तरीके से आज ये मामला सामने आया है, तमाम तरीके के आरोप कांग्रेस पर लगे और इस बीच बीजेपी ने ये भी कहा है कि वोट बैंक की राजनीति करने के लिए रातों रात जो है मुसलमानों को ओबीसी में डाल दिया गया और आरक्षण दे दिया गया। देखिए भाई बहुत चीज के कह रहे थे और अभी प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा के लोग कहते हैं कि ओबीसी के हक पे डाका जी, तो डाका पड़ा था उस समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही दिन बाद उन्होंने विधानसभा में ये पारित किया, जो जाति मोदी जाति पंसारी जो जिस जाति से वो आते हैं उनको ओबीसी में डाल दिया। तो ओबीसी क्योंकि ये पहले फॉरवर्ड में आते थे, ओबीसी में नहीं आते थे, तो इन्होंने ओबीसी के हक पे पहला डाका मोदी जी ने डाला था। तो ये उनको बोलने का तो हक ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि आर्थिक आधार पे ही जो आरक्षण है क्यों नहीं। अभी ये भाई कह रहे थे कि मुस्लिमों में जातियां नहीं होती। अरे आप अपने मातृ संगठन आरएसएस के लोगों से पूछिए, पसमानदा मुसलमानों का जो सम्मेलन करते हैं वो किस आधार पे जातियां हैं। पसमानदा मुस्लिमों में भी बहुत सारी जातियां हैं, वहां भी ओबीसी फॉरवर्ड और एससी कैटेगरी में लोग जातियां हैं ऑलरेडी। और मूल मुद्दा क्या है, इंडिया गठबंधन जिसे हम इंडिया जनबंधन कहते हैं, जनता का जुड़ाव है, जनता का बंधन है। ये इंडिया गठबंधन महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता, युवाओं को रोजगार देने की बात करता है और इन मुद्दों को भटकाने के लिए भाजपा के साथी जो है वो हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, इसलिए ये सूख करता है इनको। और मैं तो मीडिया के बंधुओं से भी ये आग्रह करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए इको आने लगा, मुझे आवाज रिपीट आ रही है, उसको ठीक करिए। ऐसा है कि मीडिया के साथियों का ये बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। अगर वो मूल मुद्दों पे, जनता के मुद्दों पे बात करे। आवाज रिपीट आने लगी, पहले नहीं आ रहे थे, क्या हुआ? जी मुझे आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। तो, हाँ जी, मुझे जब वापस रिपीट आती है तो डिस्टर्ब होता है। जी जी जी। तो जो मूल मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पे अत्याचार, भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता, ये जो मुद्दे हैं उसके लिए जनता एकजुट है, जिससे बौखला गए हैं प्रधानमंत्री जी। छींटाकशी करनी है और वो उसके पीछे इनका निहित स्वार्थ है। वो सोचते हैं कि जब राहुल गांधी की बात करेंगे ये बड़े नेता बन जाएंगे। ऐसा संभव नहीं है, आपको बड़े काम करने पड़ेंगे। राहुल गांधी, लेकिन वैभव जी देखिए, जयराम नरेश जी आप ही की पार्टी के नेता हैं और कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर जो है आरक्षण देना वो असंवैधानिक है, फिर भी हमने कर्नाटक में आरक्षण दिया। इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, ठीक है, वो चाहे किसी जाति धर्म के हो, लेकिन आप ही के पार्टी के नेता जो है वन साइडेड कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर असंवैधानिक, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमने आरक्षण भी दिया है। मैं बात को पूरा कर लूं, बीच में आप टोकिए नहीं। मैं ये कहना चाह रहा था कि मुसलमानों में जो भी पिछड़े लोग हैं उनको कोटा विदिन कोटा क्यों नहीं मिले? क्यों वो भारत के नागरिक नहीं है? उनको हिंदू और मुसलमान के नाम पे क्यों भेदभाव हम करें? जी। इसका जवाब देंगे। संविधान में भेदभाव करने के लिए बात कही है क्या? जी। जैसा कि अभी एक बयान में सुन रहा था कि हिंदू धोबी को अगर मिल सकता है आरक्षण का लाभ, तो मुस्लिम धोबी को क्यों नहीं? अगर हम ऐसा करते हैं तो ये सीधे सीधे हम मुसलमान के साथ भेदभाव कर रहे हैं। जी। तो वो भेदभाव संविधान सिखाता नहीं है। और मूल मुद्दों को भटकाने के लिए अगर हम इस बात पे आके अटक जाते हैं कि देखिए हाईकोर्ट ने क्या कहा, कि सरकार ने क्या किया, हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें सबसे पहले बात मूल मुद्दों की कर ली जाए। 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने क्या 20 करोड़ लोगों को रोजगार दिया? नहीं। इस पे रखने की बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि
13.5 करोड़ लोगों को इनकी सरकार में अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा है। जी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि 83% भारतीय युवा जो शिक्षित है वो बेरोजगार है। अब तो वो रोजगार के तलाश भी कर चुका है, तो इससे बात नहीं कर रहे हैं। महिलाओं पे अत्याचार का आलम यह है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में भाजपा के गुंडे बंदूक की नोक पे गैंगरेप करते हैं और प्रधानमंत्री जी उनको देखिए वैभव जी, देखिए फोटो खिंचाते हैं। देखिए आपने अपराध की बात की है, महिला अत्याचार की बात की, तो ये तो सभी सरकार में सभी में हुआ है, ऐसा तो कुछ नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा काम जो आप यूपी को उठाकर देख लीजिए कि पहले और अब में कितना जमीन आसमान का अंतर है। किस तरीके से पहले अपराध होता था, महिलाएं सड़क पर नहीं निकल पाती थी और अब काफी हद तक अंतर देखने को मिल रहा है। अब मैं भी जवाब दे दूं। वैभव जी एक मिनट, रत्नेश जी कुछ कहना चाहते हैं, पहले उनकी सुन लेते हैं। जी रत्नेश जी, आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे वैभव जी की बात पर? यूपी सरकार की जब तारीफ की है तो मुझे काउंटर देना बनता है। यूपी सरकार में वैभव जी रुक जाइए, मैं रत्नेश जी की बात सुन लेती हूँ। आपने अपना पक्ष रख लिया, अब आप रत्नेश जी की भी बात सुन लीजिए। देखिए, इन्होंने पहली बात कही कि अगर मैं राहुल गांधी का नाम लेता हूं तो मैं बड़ा नेता बन जाऊंगा। बिल्कुल, अगर आप हमारे नेता मोदी जी को बार बार टारगेट करेंगे तो आप भी बड़े नेता बन जाएंगे, आपके भी बड़े नेता बनने के चांसेस है। इसलिए आपने जवाब के पहले शब्द में मोदी पढ़ चुका, ठीक है त्रिपाठी जी, इसलिए आपने पहला शब्द मोदी बोला। दूसरा, आज के टीवी डिबेट का जो मुद्दा है कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्णय, आपके मुंह से एक बार भी कलकत्ता हाईकोर्ट नहीं निकला पूरे जवाब में। जो मुद्दा था उस मुद्दे का एक शब्द आपसे नहीं निकला। दूसरी बात, अगर आप इतने बड़े अब क्या कहते हैं ज्ञाता है तो मुझे बताइए, इस्लाम के किसी एक ग्रंथ में बताइए जहां पर इस्लाम में जाति का वर्णन हो। कोई एक उदाहरण हमको दे दीजिए, कोई एक उदाहरण हमको उठा के दे दीजिए जिसमें इस्लामिक कल्चर हो, रिलीजियसली रिकॉग्नाइज हो और उसमें कास्ट की बात की गई हो। मैंने तो जहां तक इस्लामिक लिटरेचर को पढ़ा है, ये मानते हैं कि इस्लाम तो समानता की बात करता है। आप भैया आप कुरान में बता दीजिए, कुरान की कोई आयत बता दीजिए, कुरान का कोई उदाहरण दे दीजिए जहां पर जाति का मामला आता हो। वहां तो जाति का मसला ही नहीं है। जो प्राइमरी उनका रिलीजियस कल्चर है कुरान कहीं पर कास्ट को कोड ही नहीं करता। आप कैसे कहते हैं कि इस्लाम में जाति होती है? तो आप तो यही झूठ बोल रहे थे। दूसरा, कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता यहाँ बैठकर कुछ और बोल रहा है, कांग्रेस पार्टी का मीडिया चेयरपर्सन वो कुछ और बोल रहे हैं। जयराम रमेश कहते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन हमने दिया। इनकी पार्टी का बड़ा नेता इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया और ये बड़ा नेता बनने के चक्कर में त्रिपाठी जी यहाँ पर भूषा वाला लेख लगा रहे हैं। तो भैया कम से कम आपके बड़े नेताओं ने क्या कहा ये तो सुन लीजिए। हमारा तो साफ है, हम धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ हैं। जो कोई देगा, जो कोई बोलेगा उसका विरोध करेंगे। और कांग्रेस पार्टी अगर संविधान का मजाक बनाएगी तो दंगे की चोट पे करके विरोध करेंगे और हम विरोध नहीं करेंगे। भारत की जनता आपका विरोध करेगी और आपकी जो स्थिति है किसी तरह रायबरेली अमेठी बचाने के लिए, तो मुझे लगता है कि आप लोग अगर ऐसे अनर्गल बयानबाजी करते रहे तो राहुल जी के पासा बाय बाय करवा देंगे। बेचारे का कैरियर खतरे में पड़ गया है। चलिए वैभव जी पूरी हो गई। मैं नहीं, मुझे उदाहरण दीजिएगा मुझे रत्नेश जी, वैभव जी पहले आप दोनों डिसाइड कर लीजिए कि पहले बोलना किसको है। अब वैभव जी मेरा आपसे सीधा सवाल। मैडम ये तो आप डिसाइड करेंगी, लेकिन मेरा सवाल है कि इस्लाम के किस धार्मिक ग्रंथ में जाति की चर्चा की गई है? ये वैभव कुमार त्रिपाठी बताएं, इससे यहाँ पर बैठे हैं। नहीं तो ये झूठ बोलना बंद करें, या तो उदाहरण दें कि कुरान में, हदीस में, शरीयत में कहीं पर भी अगर बताया गया हो कि इस्लाम में जाति होती है तो उसको कोट करिए। और अगर इस्लाम में जाति नहीं होती है तो फिर उनको जाति के आधार पर आरक्षण कैसे दिया जा सकता है? तो इस्लाम के भी खिलाफ है और संविधान के भी खिलाफ है। जी वैभव जी बोलिए। रत्नेश जी आप अब चुप हो जाइए, वैभव जी को बोलने दीजिए। अब आप भी कृपया टोका टाकी न कीजिएगा। ऐसा है कि मैंने कुरान नहीं पढ़ा है, लेकिन मेरे भी जो सनातन के धर्म ग्रंथ हैं उसमें किसी जाति का वर्णन नहीं, वर्ण का वर्णन है। और
श्रीमद् भागवत में कहा है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम कर्म विभाग से। ये शायद रत्नेश जी को पता होगा, या हो सकता है ये कुराने पढ़ने में पूरा समय बिता देंगे हो तो इसकी जानकारी न हो। तो नहीं, मैंने तो हिंदुओं में भी वर्णन नहीं। मैंने रामचरित मानस भी पढ़ा, मैंने गीता भी पढ़ी, मैंने कुरान भी पढ़ा। रत्नेश जी उनकी बात पूरी होने दीजिए। रत्नेश जी आप मेरी बात सुनिए। रत्नेश जी आप मेरी बात सुनिए, पहले वैभव जी की बात पूरी होने दीजिए। हम आपकी तरह तुष्टीकरण करने वाले लोग नहीं है। हमने सारे धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं। रत्नेश जी आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। हम वसुदेव कुटुंबकम वाले हैं भैया। रत्नेश जी बात पूरी होने दीजिए पहले उनके पक्ष की, आप फिर अपना पक्ष रखना। पहले उन्हें अपना पक्ष रखने दीजिए, उन्हें भी अधिकार है, फिर आप बोलना, ठीक है? मैडम वैभव जी आप बोलिए। रत्नेश जी प्लीज। देखिए ऐसा है कि ये बात तो वसुधैव कुटुंबकम की करते हैं, लेकिन मुस्लिम विरोध की भी करते हैं। जो गरीब मुस्लिम को आरक्षण का लाभ मिलेगा तो इनको पेट में दर्द हो जाएगा। वसुधैव कुटुंबकम ये नहीं कहता। वसुधैव कुटुंबकम वसुधा हमारा परिवार है, और परिवार में जो कमजोर है उसको हक मिलना चाहिए, उसको न्याय ठीक है वैभव जी, ठीक है। न्याय की कर रहे हैं, ये अन्याय की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा कंप्लीट होने दीजिए। वैभव जी इसी पर आपने जो बात कही ना, यूपी सुन लीजिए, यूपी में सेंगर को बचा रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ब्रिजभूषण के सामने प्रधानमंत्री नतमस्तक हो गए। ब्रिजभूषण के बेटे को टिकट देना पड़ा, जिसके ऊपर देश का गौरव बढ़ाने वाली बेटियों के साथ यौनाचार करने का आरोप है। तो वैभव जी हम अपने मुद्दे की बात करते हैं। वैभव जी हम अपने मुद्दे की बात करते हैं। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी, आपने कहा वसुधैव कुटुंबकम अभी, तो आप अभी जो है पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया और उस दौरान उन्होंने कहा है कि 60 सालों में कांग्रेस ने कभी सामान्य जाति के बारे में क्यों नहीं सोचा कि उन्हें भी आरक्षण की जरूरत है। क्यों कांग्रेस ने सामान्य जाति के बारे में कभी गौर नहीं किया कि उन्हें भी आरक्षण चाहिए। पीएम मोदी ने जो है आकर जब बीजेपी की सरकार आई तब उन्होंने 10% जो है आरक्षण दिया, तो क्यों सामान्य जाति को पीछे रखा गया? अगर आप वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो क्या प्रतिक्रिया है आपकी नरेंद्र मोदी जी की इस बात पर? प्रधानमंत्री जी सिर्फ झूठ बोलते हैं। 10 सालों में देश को 5 किलो चावल के लिए लाइन में लगा दिया इन्होंने। जो व्यक्ति 5 किलो चावल के लिए लाइन में लग रहा है तो अब उसको आरक्षण तो चाहिए ही। तो अब ऐसी स्थिति बना दी नहीं, क्या सामान्य जाति में गरीब लोग नहीं है? आप ये बात एक्सेप्ट नहीं करते? क्या सामान्य जाति में गरीब लोग नहीं है क्या? आप ये बात एक्सेप्ट नहीं करते? पूरे देश को मैं जी, या तो आप बात कर लो या मैं बोल लूं। हर 10 सेकेंड में आप टोक रहे बोलते हैं तो आपके बाद शब्द नहीं होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल देने की नौबत आ गई इस सरकार के 10 साल के कार्यकाल में, तो हर किसी को आवश्यकता है आरक्षण और सपोर्ट की। हर किसी को महंगाई में राहत की आवश्यकता है जी। इस 10 साल के कुशासन और विफलताओं के कारण ही इंडिया गठबंधन जो है वो ये कह रहा है कि हम आपको न्याय देंगे, हम आपको रोजगार देंगे, किसानों की कर्ज माफी होगी, किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे, महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे। पेपर लीक में जो भाजपा के माफिया है पेपर लीक के, उनको सजा दिलाएंगे और ऐसा मैकेनिज्म बनाएंगे कि सामान्य के लिए नौकरी तो निकलती है जी, लेकिन पेपर लीक में सबसे ज्यादा नुकसान होता है तो उसी सामान्य जाति के लड़कों का होता है। जो अग्निवीर में सबसे ज्यादा लड़कों का ही तो नुकसान किया मोदी सरकार ने। तो एक तरफ कह नुकसान करते हैं सामान्य जाति के लोगों का, ऊपर से कहते हैं कि नहीं जी हम इनको आरक्षण दे रहे हैं जी। तो पहले प्रधानमंत्री जी इस बात का तो निर्णय कर ले कि वो फायदा पहुंचाना चाहते हैं या पहले पैर काट के उसके ऊपर मलहम लगाना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी तो बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा महंगाई बेरोजगारी से सामान्य परिस्थिति में रहने वाला व्यक्ति परेशान हुआ है। आपको मैं बता दूं कि पूरे कोरोना काल में पूरे देश की जेब कटी, हर आदमी गरीब हो गया, हर आदमी मजबूर हो गया। अमीर कौन हुआ? अडानी अंबानी जैसे लोग। देखिए वो तो एक महामारी थी, इस पर तो हम कोई चर्चा नहीं कर सकते। फिलहाल तो हम आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। रत्नेश जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जिस तरीके से वैभव जी बोल रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा जो है बहुत ज्यादा गरमाया, राशन देने तक की नौबत पड़ गई है।
देखिए, पहली बात तो उन्होंने कहा कि लोगों को लाइन में लगा दिया जी। तो देखिए एंकर महोदया, लाइन लगती थी भाई साहब आपकी सरकार में। अब 1 नेशन 1 राशन कार्ड है जी। एक राशन कार्ड से भारत के किसी भी कोने में उस क्या कहते हैं बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठा लगा के आप अपना राशन ले सकते हैं। अब कोटेदार के राशन तभी मिलेगा जब आप बायोमेट्रिक लगाकर राशन को खारिज करवा देंगे। अगर खारिज नहीं करवाना तो उतना राशन कोटेदार से काट लिया जाएगा, वो राशन उसको नहीं दिया जाएगा। तो जो आपकी सरकारों में जो कोटेदार राशनों की कालाबाजारी कर लेते थे उसको हमने रोक दिया है, और एक जिस दुकान का राशन होता था उसी दुकान से राशन पा सकते थे, उसको हमने खत्म करके अगर आपके नाम से राशन कार्ड है वो आधार से लिंक है तो भारत के किसी भी कोने में राशन कार्ड ले सकते हैं। देश की जनता इससे संतुष्ट है। कांग्रेस कुछ भी कहती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने महिलाओं की सुरक्षा पर बात की वेंकट महोदया, तो मुझे याद आता है कि इनकी तब की यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षा हुआ करती थी अंकिता दत्ता। उन्होंने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डीजी श्रीनिवास के ऊपर यौन शोषण का मुकदमा दर्ज करा। भाजपा के वैभव जी, अब आप उन्हें बोलने दीजिए, मैं आपको भी मौका दूंगी बोलने के लिए। जब यूपी की बात करते हैं तो वैभव जी का जो दुद्धी का आपका विधायक है वो नाबालिग के साथ रेप का आरोपी साबित हुआ, उसको सजा हो गई है, अभी उसकी वैभव जी मैंने आपको मौका दिया था बोलने का, आप रत्नेश जी को बोलने दीजिए। रुक जाइए वैभव जी। IIT जैसे संस्थान का नाम खराब कर रहे हैं, वहाँ सुरक्षा नहीं दे पा रही है आपकी सरकार। आपको अरे क्या ही मुद्दा था और आप कहाँ पहुँच गए हैं? पूरे देश का नाम विश्व अब ये बात बोलने फिर मैं जवाब दूंगा। हिम्मत है क्या? वैभव जी रुक जाइए, रत्नेश जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, अब पहले सुन लीजिएगा, मैं अभी बताऊंगा कि जिनके ऊपर हमारी पार्टी के आरोप लगे वो कहाँ है और आपकी पार्टी वाले कहाँ हैं। सुन लीजिएगा थोड़ा सा, नस दबेगी आपकी, लेकिन ज्यादा परेशान मत होइएगा, दर्द ज्यादा देर तक नहीं होगा। अंकिता दत्ता थी असम यूथ कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा थी। उन्होंने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डीजी श्रीनिवास के ऊपर यौन शोषण करने का आरोप लगाया। FIR दर्ज हुई। कर्नाटका के रहने वाले हैं वो। कर्नाटका की सरकार ने उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा दे रखी है, और अंकिता दत्ता जिन्होंने अपने यौन शोषण की शिकायत की उनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। तो ये है इनके यहाँ महिला सुरक्षा को लेकर होने वाला मैकेनिज्म। अब इन्होंने कुलदीप सिंह सेंगर की बात को, रत्नेश जी आप भी मुद्दे से जो है भटक गए हैं। हम आरक्षण के मुद्दे पर बैठे थे और क्या ही आप मुद्दा लेकर। देखिए समय का अभाव है। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। मुस्लिम आरक्षण पर सियासत ने आसमान पकड़ा तो अब योगी सरकार भी पुरानी फाइलें खोलने लगी है, लेकिन इस फैसले पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी पर हिंदू मुसलमान की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। वहीं अब देखना होगा कि आगे चलकर यह मुद्दा क्या कुछ मोड़ लेता है। फिलहाल मेरे साथ इतने ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।